देखो, इसमें आइडेंटिटी ढूंढ तो रहे हैं हम, पर अकेली आइडेंटिटी को कंसिडर नहीं करेंगे हम इसमें। आइडेंटिटी एक पार्ट है, क्योंकि आइडेंटिटी का ही इशू आगे जाके भी आएगा, राइट। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो भी आइडेंटिटी का इशू आता है। बेसिकली जब भी आप इसको कंसिडर करोगे, जब भी इसको आप अंडरस्टैंड करोगे, तो एज ए पैकेज मिलेगा आपको। तो ये क्लैरिटी के साथ आएगा। अकेली आइडेंटिटी नहीं है, उसके साथ उसकी होम सिकनेस भी है, उसके साथ उसकी फेमिलैरिटी भी है, राइट। उसके साथ उसकी इम्पल्सिवनेस भी है, उसके साथ उसके बाकी के जो एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए हैं वो भी सारे हैं। तो जब वो सारे होंगे तो ये रो 3 सारी की सारी उसमें क्लैरिटी में आ जाएगी कि हाँ, ये रो 3 का इश्यूज है, राइट। तो इसको और क्लियर करने के लिए, जहां इसको कनेक्ट करने के लिए, जो आपने पहले पढ़ा होगा, आप सबने उसके साइकोलॉजी में उसमें पढ़ा होगा, उसके जो डेवलपमेंट एरिक्सन के, पढ़े कि नहीं पढ़े? एरिक्सन की डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़ी है ना? हेलो। नो सर। कौन से उसमें हो आप, प्रॉफ में? सर थर्ड प्रॉफ। थर्ड प्रॉफ, इसका मतलब आप में नहीं थे। फर्स्ट ईयर वाले कौन कौन है? सर पढ़िए। सर अभी साइकोलॉजी तो हमें स्टार्ट नहीं हुई। स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक। जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, उसमें एरिक्सन आएगा। उसमें एरिक्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। उसने लाइफ की स्टेजेस दी हैं, राइट, जिसमें साइकोलॉजी, जिसमें इमोशन, अपब्रिंगिंग, सब कुछ इन्वॉल्व है। उसमें 8 स्टेजेस हैं। अगर उसको भी अंडरस्टैंड करोगे तो इसी में आ जाओगे, क्योंकि रियलिटी सेम रहने वाली है। अब उसने उस स्टेजेस को कैसे एक्सप्लेन किया है, राइट। जैसे एक बच्चा है, right? अब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले वो माँ के पेट में है, right? इसके बारे में एरिक्सन ने कुछ नहीं लिखा है, तो इसको पर हम यूटिलाइज करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम इसको बोल देते हैं स्टेज 0 इन वूम, राइट। वूम में एक स्टेज है, स्टेज 0। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो सोच के देखो क्या होता है। जब सबसे पहले पैदा होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या होता है उसके लिए, माँ। और माँ से भी पहले क्या है, दूध। वैं 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 उसने कर ही जाना है रेगुलर। जब तक उसे फीड नहीं मिलेगी तब तक वो रोता रहेगा। तो रिक्सन ने इस स्टेज को बोला, दिस इज एन ऑरल स्टेज। ये ऑरल स्टेज है। अभी मांगा, मुझे अभी ही चाहिए, right? इस स्टेज में जो बच्चा है वो टोटल डिपेंडेंट ऑन मदर। उसको कोई लेना देना नहीं है अपनी आइडेंटिटी के बारे में, उसको कुछ मालूम नहीं है यहाँ पर। उसको टोटल डिपेंडेंस है मदर पर, जैसे मदर चाहेगी। यानी कि उस अगर मदर है तो उसके वो कंफर्ट प्लेस में रहेगा, अगर मदर नहीं है तो वो उसको ले नहीं पाएगा। यहाँ पर अगर बच्चे को केयर नहीं मिलती है, इन केस अगर उसको प्रॉपर जो प्यार है वो नहीं मिलता है, तो यहाँ पर एरिक्सन बोलता है कि बच्चे में मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर उसको अच्छे से प्यार मिलेगा तो उसको ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। तो इसको एरिक्सन स्टेज 1 बोलता है, दैट इज ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। उससे नेक्स्ट स्टेज आती है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो इतना बड़ा हो गया है कि फॉर एग्जाम्पल अब वो माँ की गोद में नहीं है, 18 महीने से लेके 3 साल तक वो इधर उधर घूमता है। ये स्टेज सेकंड है, और उसको एरिक्सन ने बोला एनल स्टेज। एनल स्टेज क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर पॉटी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर कंट्रोल आता है पहली बार। उससे पहले सब कुछ डायपर में हो रहा है। यहाँ फर्स्ट टाइम वो चॉइस डेवलप कर रहा है कि नहीं, मैंने अपने आप, इसलिए वो कपड़े खुद पहनने की कोशिश करता है। वो खाना खाने के लिए चम्मच इधर उधर डाल के, चाहे आंख में नाक में, वो खुद करने की कोशिश करता है। इसका मतलब वो अपनी लाइफ की ऑटोनॉमी, जो कंट्रोल है, वो अपने हाथ में लेना शुरू कर रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर मदर उसको स्पेस ना दे, नहीं नहीं तेरे से नहीं होएगा, तो उसमें दूसरी स्टेट डेवलप हो जाएगी, दैट इज डाउट। अगर मदर उसको सपोर्ट करेगी कि कोई बात नहीं तू पहन, अगर शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा है जहां बटन अपने को कर रहा है तो कर। जब फेल हो जाएगा तो बोलेगा कि हाँ मम्मा तुम कर दो, तो मम्मा करे। तो उसमें क्या डेवलप होएगा कि हाँ, आई कैन डू दैट ऑन द नेक्स्ट एफर्ट। पर अगर वो ट्राई कर रहा है तो उसकी मदर बोल देगा पीछे पीछे, तेरे से नहीं होएगा, हट जा मैं करती हूँ। तो वो क्या मैसेज दे रही है उसको? उसको मैसेज दे रही है कि तू नहीं कर सकता। तो उसको डाउट दे रही है, राइट। इसको उन्होंने बोला है कि स्टेज 2, राइट। जब बच्चा 18 महीने से 3 साल का होता है। अब इससे जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, सोच के देखो वो क्या होता है।
वो स्कूल में जाना शुरू करता है। और स्कूल कौन सा होता है? वो नॉर्मली स्कूल का कौन सा होता है, जिसको हम प्ले वे बोलते हैं। प्ले वे में देखो क्या चीजें होती हैं, कोई रूल्स नहीं, कोई लॉज नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई कोट नहीं, कोई इधर नहीं बैठना उधर नहीं बैठना, जो मर्जी कर, तो उठ भाग खेल जो मर्जी कर, तेरे पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर। राइट। तो यहाँ पर बच्चे में क्या चेंजेस आती हैं, पहली बार वो माँ के इन्वायरमेंट से और जो कंफर्टेबल फैमिली का इन्वायरमेंट है उससे बाहर जाता है। जैसे ही वो बाहर से जाता है तो अब उसे क्या करना है, अब उसे अडेप्टेशन करनी है। राइट। अब उसे फॉर एग्जाम्पल दूसरे बच्चों से बात करनी है, किसी की पेंसिल लेनी है, टिफिन शेयर करना, मैम से जाके कुछ पूछना, हर चीज छोटी छोटी बात के लिए उसे क्या चाहिए, इनिशिएशन चाहिए, उसको इनिशिएटिव लेना है। अब पूरे इन्वायरमेंट में उसका पहली बार एफर्ट आना शुरू होएगा। अगर वो ये इनिशिएशन अच्छे से लेगा, राइट, यह बहुत अच्छे से लेगा, वो इनिशिएटिव पर्सन बन जाएगा, नहीं तो उसमें गिल्ट आ जाएगी कि आई कैन डू दैट। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होएगा, हर चीज को पूछेगा, मम्मा ये क्या है, अपनी मैडम को बोलेगा ये क्या होता है, वहां क्यों, ऐसे क्यों, हर छोटी छोटी चीज। जैसे मैंने आपको बोला कि रो 3 का जो पर्सन होएगा वो बहुत ज्यादा क्वेरीज करता है, बहुत ज्यादा। लेकिन जब आप रूब्रिक देखोगे, इंक्विजिटिव, वहां पर आपको नहीं मिलेंगी ये रेमेडीज। कोई भी रो 3 की रेमेडी उसमें नहीं है एक्सेप्ट सल्फर। सल्फर को हम एक्सेप्शन ले सकते हैं क्योंकि वो डेवलप्ड आ गई, एंड में आ गई। पर पहली वाली कोई भी रो की रेमेडी जैसे नाइट्रम, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिशिया, फास्फोरस, ये उसमें नहीं है। राइट। उसमें रेमेडीज जो हैं, क्यों नहीं है उसमें, क्योंकि वो उसका जो पूछना है वो इनक्विजिटिवनेस नहीं है, वो क्यूरियस है बेसिकली, बिकॉज ही वांट टू बी इन ए फेमिलियर सिचुएशन, वो फेमिलियर सिचुएशन में रहना चाहता है। तो ये उसकी एक स्टेज है, इसलिए वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये थर्ड स्टेज है यहाँ पर, राइट, उसमें। अब इसमें देखो थर्ड स्टेज के बाद क्या आती है उस सिचुएशन में, नेक्स्ट बच्चा क्या होता है उसमें। अब जब स्कूल में, प्री स्कूल में आ गया, अब उसकी इंटरव्यू होएगी और वो चले जाएगा नॉर्मल स्कूल में। नॉर्मल नॉर्मल स्कूल में जाते ही सबसे पहले सोच के देखो क्या चीज होती है जो दी जाती है, कि पहली सिचुएशन होती है, अब ड्रेस कोड होएगा उसका। राइट। अब यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट हो गई। आपको एक के पीछे ऐसे पकड़ के जाना है, पहले ऐसे नहीं था, पहले जिधर मर्जी घूमो, अब नहीं घूम सकते हो। अब सिर्फ गेम्स पीरियड में ही आप बाहर जा सकते हो। अब पहले कभी भी टिफिन निकाल के खा लो, अब ऐसा नहीं है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल जब टिफिन का टाइम है, जब रिसेस होएगी तो ही खाना है। तो इस स्टेज में रूल्स एंड रेगुलेशंस आनी शुरू हो गई हैं। अब उसको किसी और के हिसाब से चलना आना चाहिए यहाँ पर। और साथ में एक अडेप्टेशन इसमें आ जाती है कि फॉर एग्जांपल ये बहुत ज्यादा हो जाता है कि मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल उसने कोई कुक फॉर कुछ बना लिया, कुछ पेंट कर लिया, कुछ स्टडी कर लिया, मुझे स्टार मिला है, ये किया, ये सारी उसमें अप्रिसिएशन आ जाएंगी। अगर ये चीजें होंगी तो वो इंडस्ट्रियस हो जाएगा फॉर वर्क, कि हाँ मैंने करना है। राइट। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा टीचर की मानते हैं, आपकी नहीं माने, टीचर ने बोला ऐसे कि ऐसे। राइट। अगर वो नहीं होगा तो वो इंफीरियर फील करेगा यहाँ पर, अगर उसको नहीं स्टार मिलेगा, अगर वो नहीं अडेप्ट कर पाएगा उस सिचुएशन में, तो वहां पर वो अपने आप को इंफीरियर फील करेगा। इसको उन्होंने बोला है कि ये स्टेज है इंडस्ट्रियस वर्सेस इंफीरियोरिटी करके होएगी, शायद देखना आप इसको। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि ये अगली स्टेज क्या आएगी, स्टेज 5। स्कूल के बाद क्या स्टार्ट होता है, जब टीन एज आती है, दैट इज 13 से लेके 18 तक। वहां पर देखो क्या क्या चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। वहां पर बच्चा सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वहां पर प्यूबर्टी आती है, तो यहाँ पर सेक्सुअल आइडेंटिटी की क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है, मेल फीमेल की क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है, लड़की इधर बैठो लड़के इधर बैठो, उससे पहले कुछ नहीं होता। राइट। यहाँ पर आके सबसे पहली बारी जो आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी है वो आ जाती है, और उसके साथ आती है ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी। यहाँ पर आके चीजें पूछनी शुरू कर देते हैं पेरेंट, तू क्या बनेगा बड़ा होके। अभी उसको कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। राइट। पर ये सब चीजें आनी शुरू हुई। इससे पहले क्या है, हर महीने उसको कुछ और बनना है, कभी उसे पायलट बनना है, कभी उसे कुछ बनना है, कभी कुछ बनना है। यहाँ पर आके उसका थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ भी आइडेंटिटी के इशू आएंगे, पर आइडेंटिटी वो नहीं है, इसकी आइडेंटिटी अब वो रीइंफर्म कर रहा है जो आइडेंटिटी उसने बनाई है अपने लिए, जैसा वो अपने आप को सोचता है। तो यहाँ पर आके वो करना शुरू करता है कि क्या मैं सच में ऐसा हूं, क्या मैं ऐसा चाहता हूँ, ये स्टेज है।
और ये वो स्टेज होती है जहाँ पर बच्चे कहीं के नहीं होते। अगर आपके पास आएँगे तो वो आप क्या बोलोगे? जाओ मेरे हमारे साथ क्या कर रहा है बड़ों के साथ, बड़ों की बातें में नहीं बैठते। आप उसको भगा दोगे, राइट? बच्चों में जाएगा तो क्या बच्चों के साथ खेल रहा है तू? वहाँ से भगा दोगे। तो यहाँ पर वो स्विंग कर रहा होता है। कुछ भी उसको क्लैरिटी नहीं होती कि क्या है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर इसको उन्होंने एरिक्सन को बोला है स्टेज ऑफ आइडेंटिटी एंड कंफ्यूजन। जब ये स्टेज क्रॉस होती है सपोज, तो उसके बाद क्या आती है? उसके बाद स्टेज 6 आती है। अब इसी स्टेज जो स्टेज 5 है, जो फॉर एग्जांपल एडोलेसेंस जिसको बोलते हैं, एडोलेसेंस स्टेज, अब उसमें देखो क्या है, उसमें वो अलग-अलग चीजें ट्राई करनी शुरू कर देता है। अब इसमें रिलेशनशिप भी वैसे ही होते हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, राइट? मल्टीपल बॉयफ्रेंड, मल्टीपल गर्लफ्रेंड, जल्दी ब्रेकअप हो रहा है, जल्दी हो रहा है, राइट? कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जिससे वो ये सोच के चल रहा है कि मैंने लॉन्ग टर्म्स करना है। ऐसा कुछ प्लान ही नहीं है, क्योंकि ऐसे अभी इनबिल्ट कुछ है ही नहीं। इंटरनल थॉट प्रोसेस ही वैसा नहीं है, राइट? तो रिलेशनशिप में भी यही चीज आ रही है, प्रोफेशन में भी यही चीज आ रही है, राइट? यहाँ पर वो न्यू न्यू चीजें भी ट्राई करेगा, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग्स, सब यहीं पर आती है, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी होती है, ये आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है कि कैसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल कूल लगता है स्मोक करने वक्त, ये चीजें आ जाती हैं। और जब इस स्टेज से आगे बढ़ता है नेक्स्ट स्टेज में, जैसे अब आप स्टेज में हो, अब आप जब स्टेज में हो, कॉलेज में जब आते हो तो क्या होता है? यहाँ पर प्रोफेशनल अप्रोच आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर रिलेशनशिप कैजुअल से हटकर लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोचना शुरू कर जाते हो। मैं नहीं कहता कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाते हो, सोचना शुरू कर जाते हो। जो आज भी नहीं सोचते वो आज भी उसी स्टेज में है, पहले वाली स्टेज में। पर यहाँ पर आप सोचना शुरू कर देते हो आगे का। तो इसीलिए एरिक्सन ने इसको बोला है, दिस इज द स्टेज ऑफ इंटीमेसी। जब बन जाती है रिलेशनशिप्स, अगर नहीं बनती तो आइसोलेशन। इसके बाद स्टेज 7 आती है जिसको बोलते हैं लेट अडल्टहुड। वो स्टेज है जैसे मेरी वाली स्टेज है। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या चीजें आनी शुरू हो जाती है? इसमें आना शुरू हो जाता है सेंस ऑफ पर्पस, कि ये पढ़ लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, क्या मैं ये चीज आगे आने वाले स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ? क्या फॉर एग्जाम्पल जो मैंने डिफिकल्टीज फेस की हैं, मैं बाकियों को हो सकता है कि वो डिफिकल्टीज ना आए। तो सेंस ऑफ पर्पस वगैरह ये आना शुरू हो जाता है इसमें, राइट? तो इसीलिए जनरेटिविटी, यानी कि जनरेशन के बारे में सोचना, और स्टेगनेशन, अपने शेल में चले जाना कि मैं जावे पहाड़ से दुनिया, मन कोई लेना देना नहीं। तो वो वाली स्टेज आ जाएगी जब फेलियर होएगा तो। इसके बाद आती है स्टेज 8, लास्ट वाली, जिसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन और डिस्पेयर। अगर पहली वाली सारी स्टेज किसी पर्सन ने एंजॉय की हैं और उसको सक्सेसफुली कवर किया है, तो यहाँ पर जो ओल्ड एज होएगी वो बहुत रिलैक्सिंग एंड काम होएगी। पर अगर किसी पर्सन की लाइफ में, फॉर एग्जांपल, उसने पहली की स्टेजेस को अच्छे से क्लियर नहीं किया है और वो स्टक है वहां पर, राइट? जब एडोलेसेंस थी तो एडोलेसेंस वाले इश्यूज उसने नहीं एंजॉय किए या एक्सपीरियंस किए। जब अर्ली एडल्टहुड थी तो वो वैसा उसमें नहीं आया, तो वो जाके डिस्पेयर में चले जाएगा। तो वो जो ओल्ड पीपल समटाइम आपको दिखते हैं कि वो चिड़े रहते हैं, खिजे रहते हैं, वो इसीलिए हैं, क्योंकि जो वो लाइफ में करना चाहते थे, जो पहले की स्टेजेस थी, वो अच्छे से नहीं गई। सो ऐसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, सी 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे स्टेजेस एरिक्सन ने दी हुई, राइट? हमने इसमें डाल दिया वूम, एक स्टेज और, जो पेट के अंदर की स्टेज है। अब देखो इसमें भी वही है बिल्कुल। वूम स्टेज, वूम स्टेज का मतलब क्या है? वो सब कुछ अंदर ही है, इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड है, उसे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही है, वो कनेक्टेड विद द सोर्स है, राइट? तो ये लिथियम और हीलियम की लाइन हो जाएगी, रो 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल और रो 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट? स्टेज 1, 2 एंड 3, ऑरल, एनल और प्री स्कूल, ये तीनों की तीनों कौन सी हो जाएंगी? ये रो 3 हो जाएगी, नेट्रम वाली, क्योंकि इसके सारे के सारे इशू सेम है, राइट? अब रो जो स्टेज 4 है इंडस्ट्रियस वाली, ये हो जाएगी कल्केरिया वाली लाइन, दैट इज रो 4, राइट? स्टेज 5 अल्डोलेसेंस वाली है, ये हो जाएगी अर्जेंटम वाली लाइन, सिल्वर लाइन, रो 6। और जो अर्ली है अडल्टहुड, स्टेज 6, और जो 7 है लेट अडल्टहुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रो, ये रो 6 हो जाएगी, ऑरम वाली, राइट? और जो लास्ट वाली है वो है रेडी वेक्टर। तो चाहे इधर से आ जाओ, चाहे बच्चे की ग्रोथ से आ जाओ, चाहे इन केस जैसे मैंने कंपनी के एग्जांपल्स दिए थे उधर से आ जाओ, चाहे अपने ग्रुप क्रिएट करने का एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो,
यू विल फॉल इन दी 7 स्टेजेस। आप इसी 7 स्टेजेस में फॉल करोगे। तो ये पहले समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि चीजें पैटर्न में है, राइट। सो एक तरह से देखो, ये पैटर्न में भी नहीं है, ये टेबल में नहीं है, ये सर्कल में है। इसलिए हम बोलते हैं ना काल चक्र। वक्त को हमने क्या बनाया था, चक्र बोला है। मतलब उसकी कोई एंडिंग नहीं है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आइडेंटिटी बिल्कुल ना होना, जब आइडेंटिटी फुल डेवलप हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेज अपने आप आ जाएगी, अब मैंने इंडिपेंडेंट होना है। जब पूरा इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंप्लीट, अपनी अगली स्टेज अपने आप आ जाएगी जिसमें अब कुछ नया करना है। जब वो नया कर लेगा सब कुछ, तो अगली स्टेज अपने आप आ जाएगी, अब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। अगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली और ही इज कंफर्टेबल विद दैट, तो वहां पर कंटेंटमेंट आ जाएगी। अगर वो नहीं पूरी कर पाया, उसमें कंप्लीटनेस नहीं है और उसको लग रहा है कि लॉस हो रहा है, तो वो डिसइंटीग्रेशन में चल जाएगा। तो ये सारी की सारी फेजेस आपको देखने को मिलेगी। देखो, कोई है किसी को कंफ्यूजन तो आगे बढ़े हम। सर अर्जेंटम वाली रो में क्या बताया था आपने? एडोलेसेंस, ओके, जिसमें थैंक यू सर। न्यू चीजें ट्राई करना। तो प्लांट्स में रुबिएसी फैमिली, और यहाँ पर ये वाली रो आ जाएगी। मैं इसके वीडियोस डालूंगा उसमें, आप चिंता मत करो, यूट्यूब पे आपको लिखने की सर जरूरत नहीं है। सर हाँ बोलो। फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ तीनों स्टेजेस रो 6 की हैं। रो 6 की जो स्टेजेस है बेटा, वो है 7, 6 और 7, अर्ली ओके सर। अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड। इसको आप पढ़ के देखना, एरिक्सन में आपको ये सब इश्यूज वही मिलेंगे। और ये डिवाइडेड होते हैं दो में, कि ये बंदा उस इशू में फेल हुआ कि सक्सीड किया, उसके हिसाब से होएगा। सपोज अगर बच्चा है, आप उसको हर बार बोल रहे हो तेरे से नहीं होएगा, तेरे से नहीं होएगा, तो क्या उसको क्या होने वाला है? वो इंफीरियर फील करने वाला है, लो ऑन कॉन्फिडेंस फील करने वाला है, टिमिड होने वाला है वो। तो आपने उसको फेलियर में ले गए उस बच्चे को, राइट। तो हैनेमन सर के अकॉर्डिंग, जहां इन केस जो प्रोडक्ट टेबल पर वर्क करते हैं, वो कहते हैं कि इन स्टेजेस में से हम सब गुजरते हैं, पर कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर स्टेज में आके स्टक हो जाते हैं, वही उनकी दवा होती है, जैसे नाट्रम्यूर, राइट। क्लियर है अब यहां पर? आगे बढ़े। यस सर। किसी को है डाउट तो पूछो। चले। यस सर। चलो, अब इसके बाद ये हो गया ये वाला पैटर्न। अब उसके बाद हमने रो 3 भी एक बार डिस्कस कर ली थी, मैं दोबारा से ब्रश अप कर देता हूं कि रो 3 में ये सारे जो इश्यूज हमने स्टडी किए हैं, कोई बताएगा कौन कौन से इश्यूज थे रो 3 में? मदर, ट्रस्ट मिसट्रस्ट रहने वाला है जैसे हमने अभी पढ़ा, इम्पल्सिवनेस, राइट, फेमिलियरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, राइट, कैलकुलेशन इनएबिलिटी, और कम्युनिकेशंस के इशू, रूल्स एंड रेगुलेशन के इश्यूज, ये सारे उसमें रहने वाले हैं, और ग्रोथ के इश्यूज ये सारे रहने वाले हैं। और हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आप लाइन में आगे जाओगे, तो ये सारे इश्यूज डेवलप होते जाएंगे। जैसे नेट्रम बिल्कुल ऐसा होएगा कि उसको कुछ नहीं समझ आ रही क्या करना है, उसको कुछ नहीं पता कि उसने क्या करना है। सब कुछ कौन दे रहा है उसको? उसका अदर पार्ट, सल्फर, म्यूर, फॉस्फोरस, कार्बन। जो दूसरा पार्ट है वो उसको शेप दे रहा है। अपने आप वो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, राइट। पर जैसे ही उससे एक स्टेप आगे जाओगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की आइडेंटिटी है, उसको मालूम है, जैसे मैंने आपको बोला था कि उसको मालूम है उसे क्या चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है, वो उस आइडेंटिटी को असर्ट नहीं कर सकता, लाइक एन ऑर्फन। उसके बाद अलुमिना, राइट। अलुमिना में भी हम क्या पढ़ते हैं? देखो उसमें क्या मिलेगा आपको, अलुमिना में एक रूब्रिक था, होम सिकनेस विद, निकल गया दिमाग से। उसके बाद अलुमिना, अलुमिना में ये सारे इश्यूज जो हैं, वो सारे के सारे इश्यूज आपको मिलेंगे। पर उसमें इश्यूज क्या मिलेगा? उसको मालूम है उसे क्या चाहिए, उसे क्या करना है, उसे कैसा होना है। पर प्रॉब्लम है कि उसमें कंफ्यूजन है। उसे कोई और बंदा चाहिए जो उसको बताए, उसको कोई टीचर चाहिए, उसको कोई दोस्त चाहिए, उसको पार्टनर चाहिए, उसको कोई चाहिए जो बताए कि नहीं ये नहीं ये अच्छा लगेगा, ये नहीं ये ड्रेस सुंदर लगेगी,
ये नहीं, ये चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि यहाँ पर इश्यूज बड़े बड़े नहीं होंगे, उसके अलुमिना के इश्यूज बहुत बड़े नहीं होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का कोई आप फाइल, वो कोई टेंडर है वो साइन करना है, ये इश्यूज उसके नहीं होंगे। उसके बेसिक इश्यूज की कंफ्यूजन रहने वाली है, डे टू डे एक्टिविटीज में प्रॉब्लम रहने वाली है, तो वो अलुमिना में होगी। साइलिशिया में हमने क्या किया था, साइलिशिया सेंटर में है इस सारी रो में, तो उसमें दोनों पार्ट मिलेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट में जब तक रेता नहीं पड़ती, सैंड, तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती। सैंड अपने आप में बहुत वीक है, राइट, पर जब वो कंबाइन करती है तो वो बहुत स्ट्रांग है। तो जब ग्लास बन जाती है तो उसकी आइडेंटिटी फिक्स है, जब कंक्रीट में पड़ जाती है तो उसकी आइडेंटिटी फिक्स है। फिर वो टूट सकती है, झुक नहीं सकती, राइट। तो उसकी आइडेंटिटी ऐसी है जो बहुत स्ट्रांग आइडेंटिटी है, पर उसने वो आइडेंटिटी कहीं और से ली है, राइट। ये हमने पढ़ा। सिलिशिया के बाद आएगी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की आइडेंटिटी अच्छे से डेवलप्ड है, ही नोज व्हाट ही वांट, राइट, उसे मालूम है उसे क्या चाहिए, और वो उसको असर्ट भी करता है। और देखो जैसे जैसे हम नाइट्रम से फॉस्फोरस की तरफ जा रहे हैं, कम्युनिकेशन ईजी होती जा रही है, कम्युनिकेशन बढ़ती जा रही है, राइट। नाइट्रम के लिए जितना डिफिकल्ट है किसी से बात करना, उसके लिए पेरेंट से भी बात करना डिफिकल्ट है, पर फॉस्फोरस से बहुत इजी है किसी से भी बात करना, थर्ड पर्सन से भी। उसके बाद सल्फर आएगी। सल्फर को और भी ज्यादा, फॉर एग्जांपल उसमें हम क्या पढ़ते हैं, एप्रिसिएशन डिजायर बहुत है उसमें। अब जितनी ईगो है उसमें, इन्फ्लेटेड ईगो है। ईगो क्या देती है आपको, ईगो आपको साथ में इंसल्ट देती है। जितनी बड़ी ईगो, उतने आराम से वो हर्ट होने वाली है। तो इसलिए सेल्फ में आइडेंटिटी कंप्लीट से भी ज्यादा, इन्फ्लेटेड ईगो, मेरे से ऊपर कोई है नहीं, पर वो हर्ट भी करेगी, उसको छोटी छोटी बात उसको फील होगी। देन क्लोरीन, क्लोरीन हम बिल्कुल डिफरेंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट ग्रुप में फॉल करती है। तो उसमें भी एक पैटर्न है, राइट। अब उसके बाद इसी रो के दो एलिमेंट है, नाइट्रम सल्फ। अब इनके क्या पैटर्न है देखो। नेटरम अपने आप में हो गया जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको कुछ नहीं मालूम, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो इम्पल्सिव है, वो जल्दी है, वो रिएक्टिव है, वो अब्रप्ट है, राइट। पर उसके साथ जुड़ा क्या है, उसके साथ जुड़ा है सल्फ। सल्फ क्या देगा उसको, ईगो देगा। सल्फ क्या देगा उसको, इन्फ्लेटेड ईगो देगा। दूसरी क्या चीज देगा ईगो के साथ, क्या आएगी ईगो के साथ, आएगी उसको इंसल्ट, सेंसिटिविटी टू इंसल्ट, ये बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। अब इन दो चीजों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम नेट्रम सल्फ को समझ सकते हैं कि नेट्रम सल्फ क्या है। अब नेट्रम सल्फ को जब आप पढ़ने जाओगे, सबसे पहले आपको, आप अगर देखो तो क्या चीज मिलेगी, कि जब आप रूब्रिक्स पढ़ोगे नेट्रम सल्फ के, तो आपको देखने को मिलेगा कि फॉर एग्जांपल यार नेट्रम सल्फ में डिल्यूजन ही नहीं है, राइट। आपको इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेंगी उसमें, नेट्रम में कोई लव डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ और नहीं है, ना ही डिल्यूजन के रूब्रिक है। जो डिल्यूजन के रूब्रिक आपको आज की रिपर्टरीज में दिखेंगे वो क्लिनिकली ऐड किए हुए हों। इसलिए आपको कैंट में जाओगे कोई नहीं मिलेगा, आप पुरानी कंप्लीट रिपर्टरी में चले जाओ कोई डिल्यूजन नहीं मिलेगा आपको, राइट। इन केस आप कैंट में चले जाओ पुरानी रिपर्टरी में कोई डिल्यूजन नहीं मिलेगा, पर अब के डिल्यूजन जो ऐड हैं वो ड्रग पिक्चर से ऐड किए हुए। सो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि नेट्रम सेल्फ ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन होएगा। वो नैट्रम्यूर की तरह फैंटेसाइज करने वाला नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्ट दिमाग से चलने वाला होएगा। सो ये पहली चीज है जो आपको याद रखनी है, राइट। दूसरी चीज अगर आप जो नैट्रम सेल्फ में पढ़ते हो वो क्या है देखो, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पीछे क्या पढ़ी है, इंजरी, ट्रोमेटिज्म, ट्रोमैटिक इंजरी एट द मेंटल एंड फिजिकल लेवल, वहां पर आ जाएंगी, राइट। और कैसी होती है देखो, मेंटल फैक्ट्स में क्या इंजरी करती है, वो कन्वर्जन कॉज करती है, वो फॉर एग्जांपल इंसैनिटी कॉज करती है, वर्टाइगो कॉज करती है, अस्थमा मैंने आपको बोला था स्पाइनल इंजरी कॉज करती है, राइट। इनएबिलिटी टू थिंक, सोच नहीं पाना, वो कॉज करती है नेट्रम सल्फ जो है। उसके साथ और क्या करती है देखो, उसके अगर आप सर्च करोगे ड्रीम्स ऑफ इंजरी, तो भी आपको आपको नेट्रम सेल्फ मिलेगी वहां, ड्रीम्स ऑफ इंजरी। इसका मतलब इंजरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब आप मेंटल पिक्चर पढ़ोगे नेट्रम सेल्फ की, तो आपको ये याद रखना है कि बेसिकली जो बाहर से सिचुएशन आएगी वो उसको मेंटली इंजर करेगी, ट्रोमेटाइज करेगी, राइट। तो उसकी टॉक ऐसी होगी जैसी इंजरी वाली है। फिजिकल इंजरी है, उसके बाद इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, ये मेंटल ट्रॉमेटिज्म है।
तो यहाँ पर ड्रीम्स इंजरी में भी पड़ी हुई है, ड्रीम्स भी ऐसे आएंगे जैसे इंजरी हो रही है उसको, उसमें पड़ी हुई। और यहाँ पर एक एक जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पर हमें उसके क्रॉस रेफरेंस कह लो, कुछ और भी याद रखना चाहिए हमें, छोटी छोटी बातें। यहाँ से मुझे एक याद आई कि नाट्रम्यूर में भी जब इंजरी हो जाए, सपोज हेड इंजरी होगी नाट्रम्यूर में, उसमें आप रूब्रिक देखना, आपको बहुत सुंदर रूब्रिक मिलेगा। ड्रीम्स आफ्टर इंजरी के रूब्रिक्स हैं, फ्राइटफुल ड्रीम्स आफ्टर ब्लो, चोट लगी है उसके बाद फ्राइटफुल ड्रीम्स आने शुरू हो गए, राइट। जहाँ ड्रीम्स ऑफ रॉबरर्स आफ्टर ए ब्लो, चोट लगी उसके बाद रॉबरर्स के ड्रीम आने शुरू हो गए, मतलब फ्राइटफुल स्टेट आ जानी सब उसके बाद, इंजरी के बाद। तो नैट्रम्यूर है, देखो कितनी छोटी सी वेरिएशन है, क्योंकि नैट्रम्यूर में जो इंजरी डीप नहीं होएगी, अगर डीप होएगी वो नैट्रम सेल्फ की स्टेट में जाएगा, वहां पर कन्वर्जन्स वगैरह आ जाएंगे। तो यहाँ पर ज्यादा क्या है, इंजरी के बाद का डर। ये कहते हैं ना, ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ, वो कहता तू घबरा क्यों रहा है, कहता ट्रक के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। ये वैसी वाली बात है कि डर है, डर के बाद उसके उसके मन में इतना इफेक्ट आया इंजरी का कि उसमें फ्राइटफुल ड्रीम्स आ रहे हैं, उसमें फियर ऑफ ड्रीम्स ऑफ रॉबरर्स आ रहे हैं, वो नैट्रम्यूर है। पर सेल्फ में प्रॉपर इंजरी आएगी। अदर मेंटल एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, जो कभी नहीं भूलना चाहिए, वो उसका डिप्रेशन। आप कोई भी मटीरिया मेडिका उठा लो तो आपको उसमें मिलेगा क्या, डिप्रेशन, डिप्रेस्ड स्टेट, ग्लूमी स्टेट, मतलब 24 घंटे उदास वाला पर्सन, जो जिसके देख के ऐसे लगे कि इसकी जिंदगी उजड़ गई हुई है, वैसे वाला। पर इसमें एक बहुत अच्छी पिकुलैरिटी है जो आपको याद रखनी चाहिए, कि ये इसका जो डिप्रेशन है वो वीपिंग डिप्रेशन नहीं है, पल्सिटिला की तरह रोने वाला नहीं है इसका, रोएगा नहीं ये, राइट। ये कैसे, पर ये नहीं है कि कभी नहीं रोएगा, रोता कब है, देखो म्यूजिक सुन के ये रो पड़ेगा, राइट। वहां से म्यूजिक क्योंकि इसको टच करता है। इवन अच्छा म्यूजिक, फॉर एग्जांपल जो मैरी मेकिंग वाला म्यूजिक है, आप रूब्रिक देखना, वीपिंग फ्रॉम ए मैरी डांसिंग म्यूजिक, उसके ये मिलेगी। जो खुशी वाला म्यूजिक है वो भी इसको रुला देगा। पर इसको फॉर एग्जांपल आप उसमें नहीं पढ़ोगे, आप वीपिंग इजिली, ऐसे किसी रूब्रिक में नहीं पढ़ी होगी वीपिंग वाली, क्योंकि डिप्रेशन के साथ ये रोने वाला नहीं, डिप्रेशन के साथ ये ग्लूमी रहने वाला। ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी चाहिए, राइट। और इसको किस मटीरियल मेडिकल्स में क्या लिखा हुआ है, इट इज हॉरिबली ग्लूमी, बहुत ज्यादा ग्लूमी। मतलब इसको देखने से ऐसे लगेगा कि ये कह रहा है भाई मेरे ना गाल ना कर यार, टू हेल्प विद यू, टू हेल्प विद योर टॉक, मन्नू नहीं पता, मेरे से बात मत कर, मेरे से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तू क्या कह रहा है, तू क्या कहना चाहता है, मुझे कोई इसमें लेना देना नहीं, राइट। तो इसीलिए ये सारे वैसे रूब्रिक्स में पड़ी होगी। आप रूब्रिक देखो, रूब्रिक्स देखना क्लिनिकली, talk indisposed to, take a turn, for example answer aversion to, disturb averse to, irritability when spoken to, spoken aversion to in the morning, ये बहुत peculiar है इसका मॉर्निंग एग्रेवेशन वाला पार्ट। indisposition to talk in the morning, सुबह लाइकोपोडियम जैसे इरिटेबल रहता है, नैट्रम सेल भी इरिटेबल रहता है, बात करने का इसका सुबह को मन नहीं है, सुबह को इसको शांति चाहिए। तो इसका जो डिप्रेशन है, तो सिंपल डिप्रेशन के ऊपर हम इग्निशिया जो नहीं दे देंगे, हम टाइप ऑफ डिप्रेशन में जाएंगे। तो इसका टाइप ऑफ डिप्रेशन कौन सा है, इसका टाइप ऑफ डिप्रेशन है ग्लूमी डिप्रेशन, जिसमें अगर आपसे इसकी कोई इशू हो गया तो आप इससे बात नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि आप इसको कहे कि मैं आप समझा लोगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये बात करने की कंडीशन में नहीं है। ये क्या कह रहा है कि यू हेल्प विद यू यार, तू जा यार, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मेरे से कोई बात मत कर, राइट, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होएगा, इसमें ये स्टेट आ जाएगी, राइट। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिल्कुल अंदर से सब कुछ मर गया है, राइट, मुझे तो कोई चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। आप रूब्रिक देखना, आप सर्च करो एक बार, करना विविड इंप्रेशन ऑफ माइंड में, एम्पथी डेड, डेड एवरीथिंग सीम्स, हर चीज इसको मरी हुई दिखती है, ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं है जिंदगी में, कुछ रह ही नहीं गया है, राइट। पर इस सारी स्टेट के साथ एक चीज कंकॉमिटेंट चलती रहेगी, आप देखोगे इसमें, वो कंकॉमिटेंट क्या चलती रहेगी, वो कंकॉमिटेंट चलती रहेगी इस डिप्रेशन की स्टेज में, सेंसिटिविटी टू नॉइज, ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कंकॉमिटेंट है, राइट। तो पहला डिप्रेशन में हमने देखा कि इसमें वीपिंग डिप्रेशन नहीं है। दूसरा
इसका ग्लूमी डिप्रेशन है, जिसमें ये बात नहीं करना चाहता, डिस्कस नहीं करना चाहता, उसका हल नहीं निकालना चाहता। और साथ में उस डिप्रेशन में छोटी छोटी आवाज से डर जाना और सफोकेशन, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसके कंकॉमिटेंट है। अब रूब्रिक देखना, पेल्पिटेशन फ्रॉम एवरी स्ट्रेंज नॉइज उसमें मिलेगा आपको, राइट। सफोकेशन फ्रॉम टाइट स्पेसेस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सेंसिटिवनेस टू नॉइज, आपको ये सारी उसमें कंडीशन मिलेंगी। छोटी छोटी स्टार्टल्ड फ्रॉम लीस्ट नॉइज आपको इसमें मिलेगी, राइट। और क्या है कि क्या ये इस डिप्रेशन में कैसे चले जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें से निकलने के लिए कुछ करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये डिप्रेस्ड क्यों है बेसिकली, अब मैंने जैसे बताया कि नेट्रम में क्या है, नेट्रम का पर्सन टोटली डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है, ऑन ए अदर पर्सन, जो उसका पार्टनर है, उसका बिलवर्ड है, कोई भी है दूसरा जो उसको आइडेंटिटी दे रहा है, जिस यानी कि उसके लिए, फॉर एग्जांपल जिसके लिए वो जी रहा है, पैसे लेके चलो उसको, कि जिसको वो प्यार करता है, जिसको वो रिस्पेक्ट करता है, जिसके लिए वो सोचता है कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए नैट्रम बहुत स्ट्रांगली उसके साथ अटैच है। पर वो पर्सन के पास वक्त नहीं है इसके लिए, उसके लिए टाइम नहीं है इसके लिए, राइट। वो इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, वो इसके साथ बात नहीं कर रहा है जो इसको चाहिए, राइट। इसके साथ लव केयर अफेक्शन इसको नहीं मिल रही है, इसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है। सपोज इसने कोई नई सब्जी बनाई है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये न्यू बनी है, उसने हेयर कट कराए हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हेयर कट करा के आई है, उसने न्यू सूट लिया हुआ है, वियर किया हुआ है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसने न्यू सूट वियर किया हुआ है। ये सारी चीजें उसको इफेक्ट करती हैं, और उसको क्या लगता है, दिस इज इंसल्ट फॉर मी, यहाँ पर आके उसे क्या लगता है। सो इसीलिए जो न्यू रिपर्टरी है उसमें क्या लिखा हुआ है, स्कॉन्ड में पड़ी हुई है, डिल्यूजन स्कॉन्ड शी इज, डिसग्रेस्ड शी इज, राइट, राइट। स्कॉन्ड मतलब तिरस्कार करना, राइट। पर ये कोशिश करती है बहुत, ये बहुत ज्यादा एफर्ट करती है उस चीज को ओवरकम करने के लिए। क्या करती होगी, क्यों करती होगी ये उसमें एफर्ट। अब देखो फॉर एग्जांपल कैसे एफर्ट कर सकती है, ये उसमें बहुत ज्यादा वक्त डालेगी रिलेशनशिप में, इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम देगी छोटी छोटी चीजों में, हर चीज में उसका ध्यान रखना, उसके कपड़ों से लेके उसके आना जाना, बैग लंच, हर चीज में उसका ध्यान रखना। इसलिए रूब्रिक देखोगे एक्टिविटी डिजायर, नैट्रम सेल्फ की एक्टिविटी डिजायर इस तरह की है, राइट। ड्यूटीफुली वो हर चीज उसकी निभाती है, तो इसलिए रूब्रिक देखो, ड्यूटी टू सेंस ऑफ ड्यूटी, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, लव एक्सॉल्टेशन फॉर द फैमिली, ये सारे रूब्रिक्स आपको मिलेंगे इसमें नैट्रम सेल्फ में, राइट। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा एफर्ट डालती है, कैसे डालती है, बाय केयरिंग, राइट। जैसे पेरिस क्वाड्रिफोलिया कैसे एफर्ट डालती है, बाय टॉकिंग, बैबलिंग, टॉक करनी, बातें बार बार करनी, अपना ध्यान अपनी तरफ खींचना, हायोस्केमस अपनी तरफ ध्यान खींचना बाय क्लोज एंड ऑल दैट स्टफ। लेक्सिस का ऐसे ही है, सुंदर बन ठन के रहना, सो दैट मैं अपने पार्टनर का ध्यान अपनी तरफ खींचूं। पर यहाँ पर ये इश्यूज नहीं है, यहाँ पर है कि मैं उसके अच्छे से केयर करूं, क्योंकि ये नैट्रम के से आ रही है, अच्छे से केयर करूं, अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाऊं, मैं अपना हार्डवर्क जितना दे सकती हूँ दूं उस रिलेशनशिप को, और उसको पूरा देती है, जितना एफर्ट कर सकती है उस रिलेशनशिप में डाल रही है। पर वो चीज हो नहीं रही है, वो चीज वो कर नहीं पा रही, इसलिए आप रूब्रिक देखोगे, आपको रूब्रिक क्या मिलेंगे, डिल्यूजन मैनिया फॉर वर्क, राइट, इंडस्ट्रियस मैनिया फॉर वर्क। तो उस कंडीशन में जब ये इसको ये वापस नहीं मिल रहा, उसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, उससे प्यार नहीं मिल रहा, उससे फॉर एग्जांपल जो इसको चाहिए, चाहिए क्या, सेल्फ के कारण उसको एप्रिसिएशन चाहिए कि हाँ तू बहुत अच्छी माँ है, तू बहुत अच्छी वाइफ है, तू बहुत अच्छी है, तेरी नेचर बहुत अच्छी है, मैं तेरे को प्यार करता हूँ, उसको वो उसको सुनना है, उसको अपने आप समझना नहीं है, राइट। वो ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप नहीं है कि बिना बोले मुझे समझ आएगी, नहीं, उसको वो चीज सुननी है कि वो बोले। तो जब नहीं होता तो वो डिप्रेशन पीक पे जाता है, जब पीक के जाता है तो क्या आता है, सुसाइडल टेंडेंसीज, देन शी डोंट वांट टू लिव। तो आप मटीरियल मेडिकल में पढ़ते हो क्या आता है, डिल्यूजन, उसमें क्या आता है, ड्रीम्स, ड्रीम्स कह रहा हूँ, डिजायर टू कमिट सुसाइड बाय हैंगिंग, डिजायर टू क्विट सुसाइड बाय शूटिंग, राइट। और उसमें क्या पढ़ते हो, मस्ट रिस्ट्रेन हर सेल्फ, उसको किसी कंपनी में बैठना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज्यादा उसके मन में आता है कि मैं मार ही लूं अपने आप को, पर वो मारती नहीं है,
मारती क्यों नहीं है, सोचो, वही कारण, बच्चे। क्योंकि अगर हस्बैंड अकेला थोड़ी ना है जिसके साथ वो अटैच है, बच्चे भी तो हैं उसके साथ, तो वो बच्चों के कारण सुसाइड नहीं करती, इसको क्विट नहीं करती, तो वो इसी ग्लूमी स्टेट के साथ घर के सारे काम करती रहेगी, रोबोटिक की तरह, रोबोट की तरह, राइट, पर वो कर नहीं पाएगी। तो इसीलिए ये स्विंग करता रहेगा, डिप्रेशन आएगा, डिप्रेस स्टेट चलती रहेगी, उसके बाद इतनी स्ट्रांग आ जाएगा कि बिल्कुल मैंने अब मर ही जाना, मैंने अब नहीं होना, तो ये हाथ में नहीं आएगी उस समय कि बस मैंने नहीं मर जाना, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में ये मैनिएक कंडीशन में चली जाएगी। मगर जब ये उसको कंट्रोल कर लेगी कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे बच्चों का नुकसान हो रहा है, मेरे बच्चे कैसे करेंगे, तो ये फिर दोबारा से उसी स्टेट में चल जाती है, दोबारा से काम करने वाला विद ए सैड ग्लूमी फेस, वैसे ही रोबोटिक की तरह। तो इसीलिए आपको रूब्रिक देखना मिलेगा, डिप्रेशन अल्टरनेटिंग विद मैनिया एंड वाइल्डनेस। तो ये मतलब है उसका, डिप्रेशन अल्टरनेटिंग विद मैनिया एंड वाइल्डनेस। डिप्रेस स्टेट रहेगी बहुत ज्यादा, डिप्रेस स्टेट के बाद वो एकदम से वाइल्ड हो जाएगी, मैनिक हो जाएगी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं, मार ही जाना, मैं नहीं जी सकती, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, क्योंकि सेल्फ है, वायलेंट है, वायलेंस है इसमें, तो वो चीज आएगी इसमें। तो ये ओवरऑल मेंटल स्टेट है नैट्रम सेल्फ की, जिसे हम पढ़ते हैं। देखो इसमें कुछ है, किसी को कोई डाउट? ये समझ आया सबको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर ये स्विंग वाला पॉइंट नहीं क्लियर हुआ। नॉर्मली देखो इसमें क्या है, क्या इसमें स्टेट क्या है, जैसे ऑरम में पढ़ते हैं, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, जाता 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 वो सुसाइड कर लेता है। नक्सवामिक में पढ़ते हैं कि वो मरना चाहता है पर उसमें ताकत नहीं है मरने की, हिम्मत नहीं है मर जाने की। इसमें क्या है, इंडिविजुअलिटी यही है ना, सिर्फ सुसाइडल डिस्पोजिशन रुब्रिक लगा लेना तो नहीं है। इंडिविजुअलिटी क्या है कि हम उसके सुसाइड को, फॉर एग्जांपल जो सुसाइडल डिजायर है उसको समझें। सो नेटरम सेल्फ में क्या है कि एक तरफ वो बहुत अच्छा एफर्ट कर रही है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, पर साथ में ही फेलियर आ रहा है उसको, राइट। जब फेलियर आता है तो वो कहती है नहीं अब नहीं हो सकता, तो वो एक्यूट कंडीशन में जाती है जहां पर सुसाइडल टेंडेंसीज हैवी हो जाती हैं उस पर, तब वो मैनिएक कंडीशन में चल जाएगी, वाइल्डनेस में आ जाएगी, अग्रेसिवनेस में हो जाएगी, तो वो स्टेट आ जाएगी। पर जब जो ये स्टेट परसिस्ट करेगी, देन उसका बच्चे जो है उसको पीछे खींचेंगे कि यार मेरे बच्चे हैं तो क्या कर रही है, वो उसको बैक लेके आएंगे। जब वो बैक लेके आएगी वो दोबारा से डिप्रेशन में स्टेट में चल जाएगी, वहां पर वो रुब्रिक आता है कि वो स्विंग करेंगे उसमें। क्लियर है? यस सर। समझ आ गई ये सारी स्टेट? स्टेट समझ आ गई ये सारी? यस सर। तो इसका क्रक्स क्या है, अगर हम इसका क्रक्स समझना होगा, इसका क्रक्स क्या है? सो इसका जो क्रक्स है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, वो है एप्रिसिएशन, ऑनर जिसे बोलते हैं ना, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी मेरी फॉर एग्जांपल इस घर में बुक्कत क्या है, राइट, मैं हूं क्या इस घर में, क्या मैं सिर्फ काम करने वाली मशीन हूं, मैं कौन हूं बेसिकली? तो काम करने वाली ले आनी थी, मुझे क्यों लेके आए हो अगर मैंने ये कुछ ही करना है? आप कभी घूमने नहीं जाते हो, कभी बाहर नहीं जाते हो, हम कभी आउटिंग नहीं करते हैं, हम कोई कभी डिस्कस नहीं करते, हम कभी लंच पे नहीं जाते, हम कभी ट्रैवल नहीं करते, हम ये नहीं करते वो नहीं करते, ये सारा कुछ आ जाएगा इसमें, राइट, क्योंकि शी वॉन्ट टू डू दैट, ये वो करना चाहती है। देखो अब रूब्रिक देखना, ड्रीम्स पिकनिक, सिर्फ एक दवा है नैट्रम सेल्फ। पिकनिक क्या होती है, पिकनिक कब करते हैं? पिकनिक जब हम फैमिली वाले इकट्ठे जाते हैं और वो मीट टाइम होता है जिसमें हम सब इंजॉय करते हैं टुगेदर, राइट। अकेले घूमने की वो बात ही नहीं कर रही है, वो कपल वाली बात नहीं कर रही है, पिकनिक वाली, कि पिकनिक में बच्चे जा सब सभी साथ जाते हैं, समटाइम ज्वाइंट फैमिली होती है सब जाते हैं, तो सब साथ में जाएं। और ड्रीम आएगा उसमें ड्रीम वेडिंग, राइट, उसमें नेटवर्म सेल्फ पड़ी हुई है। ड्रीम्स फंटास्टिक विद द फ्रीक्वेंट वेकिंग, आप रूब्रिक देखना उसमें ये पड़ी होगी, राइट। तो इसको चाहिए क्या, इसको वो वाला इन्वायरमेंट चाहिए जहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जहां पर इंजॉयमेंट हो, जहां पर सब मिलके रहें, हंसी खुशी रहें, और जो ये एफर्ट कर रही है उसका इसको रिगार्ड मिले, राइट। अगर मैं ये काम कर रही हूं तो मुझे उसका रिगार्ड मिलना चाहिए,
इसीलिए देखो इसमें एलिमेंट्स क्या आते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड। जो ऑनर है, प्रॉब्लम सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑनर की है। डिल्यूजन, शी इज डिसग्रेस्ड, राइट, क्योंकि डिसग्रेस किया जा रहा है, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, राइट। ड्रीम्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट, हाइट से आप गिर रहे हो, राइट। मतलब जो ये भी एक उसका ड्रीम है कि फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे फॉर एग्जाम्पल कि तुम वैसा सोच ही नहीं रहे हो यार, मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो क्यों नहीं कर रहे हो उस सिचुएशन में। तो इसीलिए फिर वो क्या हो जाएगा, इसकी ऑपोजिट स्टेट जब आएगी तो सोचेगा मैंने तेरे से बात ही नहीं करी, जो हेल विद यू, तू जो मर्जी कर, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो इसमें देखो रूब्रिक पड़ा हुआ है, स्ट्रेंज टू हिज वाइफ, अवर्जन टू हिज वाइफ। तो वाइफ हस्बैंड दोनों हो सकते हैं, मतलब स्ट्रेंज टू हिज वाइफ, स्ट्रेंज मतलब स्ट्रेंजर की तरह स्ट्रेंज हो गई है, अब इसको कोई लेना देना नहीं है, वो घर में आया नहीं आया, बिल्कुल ऐसे ही हो गया। एंड अवर्जन टू हिज वाइफ, ये आपको मिलेगा। तो इसमें ये जो इशू ऑफ डिस्ग्रेस है, आपको दो एंगल्स में मिलता है इशू ऑफ डिस्ग्रेस। एक बाहर से जो वो फैमिली से फील कर रही है, दूसरा अंदर से, इसको अपने अंदर से भी डिस्ग्रेस है, क्योंकि इसको ये लगता है कि मैं फैमिली का जो मैं कर सकती थी वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, राइट। क्यों, क्योंकि इसके बीच में फेजेस आती हैं जब ये मैनिएक हो जाती है, राइट। इसीलिए देखो इसको क्या ड्रीम आएगा, ड्रीम देखो, ड्रीम वेक्स्ड हर डॉटर, राइट। ड्रीम्स वेक्स्ड हर डॉटर, मतलब इसने अपनी जो बिटिया है उसको इरिटेट करके रखा हुआ है, राइट। ड्रीम्स कमिटेड क्राइम, कि मैंने क्राइम किया है, राइट। एक मिलेगा आपको ड्रीम प्रीस्ट डिस्कवर हिज क्राइम। प्रीस्ट कौन होता है, एक हायर अथॉरिटी वाला बंदा, मॉरल वाला बंदा, वो उसने डिस्कवर कर लिया कि यार ये अच्छी माँ नहीं है, या अच्छी वाइफ नहीं है, राइट। ड्रीम्स डॉटर स्टक बाय पैरालिसिस, ये भी मिलेगा। ड्रीम्स डॉटर इज इन वाटर एंड क्राइंग फॉर हेल्प। ये सारे ड्रीम्स क्या शो कर रहे हैं, देखो कि मेरी बेटी पानी में, वो हेल्प में क्राई कर रही है और मैं नहीं कर पा रही हूँ, राइट। मेरे से गलत हो रहा है, डिल्यूजन कमिटेड ए क्राइम, यानी कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाई, जो मुझे करना चाहिए थे वो मैंने अच्छे से नहीं किया। तो ये सारे इश्यूज इसमें रहते हैं। तो इसीलिए इसमें इश्यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेंगे, राइट। यहीं से बाकी दवाइयां डिफरेंशिएट हो जाती हैं, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इश्यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, जब ये इनकेस डिसअपॉइंट भी हो जाएगी तो भी ये रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है। पर नैट्रम्यूर सेम स्टेट में क्या हो जाएगा, ये हायर सेंस ऑफ ड्यूटी के रूब्रिक में पड़ी हुई है, नैट्रम्यूर पड़ा हुआ है लो सेंस ऑफ ड्यूटी, कि नो सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी की कोई सेंस ही नहीं है, वो उसमें पड़ा हुआ है। और इसमें पड़ा हुआ है ड्यूटी सेंस ऑफ मच, इसमें ये पड़ी हुई है मच सेंस ऑफ ड्यूटी, इसमें पड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, समझ आया ये? हेलो, हेलो। यस सर। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको एक लेडी या हस्बैंड, हस्बैंड भी मिल सकता है, लेडी भी मिल सकती है, ऐसी लेडी ऐसा हस्बैंड जो अपने आप को स्कॉन्ड फील कर रहा है, स्कॉन्ड मतलब तिरस्कार हो रहा है उसका, राइट। जो इंसल्टेड फील कर रहा है, जो अब्यूज्ड फील कर रहा है, जो डोमिनेटेड फील कर रहा है, जो डिसग्रेस्ड फील कर रहा है, राइट। इस सिचुएशन में वो कॉन्फ्लिक्ट में है कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करूं इस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है। कोशिश कैसे कर रहा है, बाय मेंटेनिंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। वो उसको मोहित करने की कोशिश नहीं कर रहा है जैसे लेक्सिस करेगा, हाइस्कैमस करेगा, रिझाने की कोशिश नहीं कर रहा है जैसे पेरिस करेगा। वो अपनी ड्यूटीज करके उसको दिखाने की को रहा है कि मेरी एक जगह है तेरे घर में। जब वो जगह नहीं मिलती है, देन उसमें वो स्टेज और डिप्रेशन और ग्लूमी डिप्रेशन आता है, जिसमें बीपिंग नहीं है, बहुत डिप्रेस स्टेट है, जिसमें वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता आपसे, स्पेसिफिकली इन द मॉर्निंग। ये उसका की नोट है, स्पेशली इन द मॉर्निंग। और जब वो डिप्रेशन में आएगा तो उसके साथ उसको आवाजें तंग करेंगी और सफोकेशन फील होएगी उसको, ही फील सफोकेटेड इन दैट। वहां पर उसको होएगा कि इससे बेटर है मर जाओ। तो जब ये फीलिंग आएगी मरने वाली, तो वो स्विंग करेगा दो स्टेट में। जब ऐसे होएगा तो उसे लगेगा कि बच्चों के लिए मैं निग्लेक्ट कर रही हूँ, बच्चों की ड्यूटी मैं निग्लेक्ट कर रही हूँ, इसीलिए वो सारा कुछ डिल्यूजन कमिटेड ए क्राइम, मैंने गलत किया, मेरे से गलत हुआ, मैंने डॉटर को गुस्सा दिलाया, वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे।
स्टेट आ जाएगी इसमें। तो ये ओवरऑल स्टेट रहने वाली है नैट्रम सेल्फ की, आपको यही मिलेंगी। और इसीलिए गुस्सा सिर्फ ये नहीं करता, देखो इसमें आपको मिलेगा जॉन्डिस फ्रॉम एंगर, गुस्से के बाद जॉन्डिस आ गया नैट्रम सेल्फ। तो ये बेसिक स्टेट रहने वाली है नैट्रम सेल्फ की। देखो ये नैट्रम म्यूट से बिल्कुल अलग है, नैट्रम फॉस से अलग है, नैट्रम कार्प से अलग है। ये क्यों है? सेल्फ के कारण, सल्फर के कारण इसमें ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट भी दे रही है उसको, ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ स्कॉर्न, इंसल्ट, अब्यूज्ड, डिसग्रेस्ड, ये वाले सिम्टम्स प्रिडोमिनेंट है। इसने देखो प्रिडोमिनेट किया हुआ है नैट्रम को, नैट्रम की कोई डिसअपॉइंटमेंट, लव और ये वाले कुछ आया ही नहीं है इसमें, राइट। इंपल्सिवनेस वाली वो वाली स्टेट्स इसमें आई नहीं है जो नैट्रम की ओवरऑल स्टेट होती है। सेल्फ ने ओवर पावर किया है इसको, क्योंकि नैट्रम अपने आप में बहुत वीक है। बताओ समझ आया कि नहीं आया नैट्रम सेल्फ की स्टेट? सर नेट सेल्फ फीमेल रेमेडी है? ना बच्चे, ये कोई फीमेल नहीं कोई मेल नहीं, वैसे भी कोई फीमेल कोई मेल नहीं होता, किसी को भी दी जा सकती है। मेल विद फेमिनिन एनर्जी भी हो सकता है और फीमेल विद मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकता है। मैं ऐसे हस्बैंड्स ओके को सर। जानता हूँ जिनकी लेडीज ने उनकी जान ले ली हुई है, बस बस मरने वाले हो कभी भी, तो कभी भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे नहीं लेंगे फीमेल रेमेडी या मेल रेमेडी, तो इसको ऐसे ही कह सकते हो फेमिनिन एनर्जी, ये कह सकते। ओके सर। एनीबडी हैविंग ए क्वेरी? सर सल्फर ਨੂੰ ਨੈਟਰਮ ਸੈਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ? डिफरेंशिएट करना ही नहीं है। सल्फर सल्फर च ए स्टेट सारी मिसिंग होगी, दूसरी वाली ड्यूटी ये वाली ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਸਲਫਰ ਇੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਲਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰੂਬਰਿਕ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਡਿਲੂਜਨ ਅਬੰਡੈਂਟ ਹੀ ਇਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। वो बिल्कुल डिफरेंट है। नैट्रम सेल्फ ਦੇ ਵਿੱਚ एक सिंगल रिलेशनशिप, क्योंकि हमने क्या पढ़ा नैट्रम में, नैट्रम में उसकी कंडीशन क्या है, अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग। अब देखो मेरे पास एक पेशेंट थी, उसने मुझे बोला कि माय माय बॉयफ्रेंड इज नॉट मदर टू मी। देखो कौन बोलता है ऐसे, माय माय बॉयफ्रेंड इज नॉट मदर टू मी, कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मेरी माँ जैसा नहीं है। माँ जैसा बॉयफ्रेंड चाहता भी कौन है, पर नैट्रम चाहेगा। एंड when we get separated, right, then all issues came, सारे issues आए, we are like a one। तो मैंने उसको बोला कि टेल मी लाइक दिस कि फीलिंग ऑफ वन, कहती नो नो डॉक्टर यू आर डूइंग रॉन्ग, बेसिकली नॉट दिस वन, वी आर दिस वन, मतलब इतना कि जगह ना रह जाए बीच में। आपने सुना है डॉक्टर कोवलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है, कोवलेंट बॉन्ड वैसा वाला बॉन्ड, स्ट्रांग बॉन्ड। और आप मुझे बोल रहे हो, तो उसके बाद मैंने उससे पूछा कि अच्छा जब आप सेपरेट हो गए तो क्या हुआ? अरे सर आपको समझ ही नहीं आ रही, सेपरेट हुए नहीं है, आई एम सेपरेटिंग। हाँ हम अलग हो गए हैं, उसके लिए हम अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए, पर मेरे अंदर से तो नहीं गया ना, मैं तो आज भी उसके साथ वैसी ही हूं। वो मुझे बाहर को पुश कर रहा है, पर मैं बाहर नहीं जाना चाहती। तो ये स्टेट है उसकी, नैट्रम की बेसिकली, कि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है उसका, वन टू वन रिलेशनशिप है। अब जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है वो जल्दी से छूटेगा नहीं, जल्दी से टूटेगा नहीं, राइट। स्ट्रांग रहने वाला है उसको, क्योंकि वो उसको शेप देता है, वो उसको सब कुछ देता है। तो सेल्फ ऑल टुगेदर डिफरेंट है। क्लियर है? देखो किसी को है डाउट इसमें तो बोलो। डाउट है? क्लियर है? बोल ही Yes, दिया Yes, करो यार। sir. पर इस सारी स्टोरी में वो मत भूल जाना जो हमने सबसे पहले दिन डिस्कस किया था। वो क्या था? हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने सारा डिस्कस किया था डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देके। उसके बाद बिलियस जो हमने किया था कॉन्स्टिट्यूशन इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो जो बेसिक सारी चीजें हमने पहले डिस्कस की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने भूल नहीं जानी है उसमें, वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है।
राइट। इसका साइकोसिस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इसकी मेंटल स्टेट है। इसका हाइड्रोजनाइड कॉन्सेंट्रेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जिसकी इतनी मेंटल स्टेट है। इसकी फॉर एग्जांपल डैम्पनेस या एग्रेवेशन वेट से बाहर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इसकी मेंटल स्टेट है। इसकी इंजरीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जिसकी मेंटल स्टेट है। तो आप कभी भी इसको वैसे मत बनाओ कि फॉर एग्जांपल सिर्फ मेंटल स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, पर जब भी नैट्रम सेल्फ इंडिकेटेड होगी, बारिश उसको तंग करेगी करेगी, सुबह उठ के वो खिजा ही होएगा, राइट। ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये सारे परसिस्ट करेंगे। क्लियर। लास्ट पार्ट जो हमने डिस्कस करना है इसके लिए, इसकी क्लिनिकल पिक्चर, राइट। ये तो सारा कुछ हो गया जो हम पढ़ते हैं। क्लिनिकली क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, आपको उसकी टोटलिटी के हिसाब से भी दवा पता होनी चाहिए, उसकी स्टेट के हिसाब से भी, और क्लिनिकली भी पता होना चाहिए। तो नैट्रम सल्फ जैसे हमने किया कि क्लिनिकली इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर इंजरी, हेड इंजरी, यहां तक तो हमने कर लिया। सेकेंड थिंग जो इसकी बहुत स्ट्रांग है वो है इसका अस्थमा, अस्थमेटिक कंडीशन, राइट। और स्पेसिफिकली आप पढ़ोगे, बोरन ने या किसी ने लिखा हुआ है कि इन पेशेंट व्हेन अस्थमा रिकवर इन प्यूबर्टी, और 30 की एज में जाके दोबारा से आ जाए बिना किसी बात से, तो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर नैट्रम सल्फ, राइट। और अस्थमा इतना स्ट्रांग है इसका, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें पढ़ोगे डायरिया बिफोर अस्थमा, ये इसका कीनोट सिम्टम है। समटाइम्स देखो जो मेंटल पिक्चर होती है वो क्लियर नहीं होती, सपोज जब पेशेंट आपको बता नहीं रहा, बट सडनली व्हेन ही इज टॉकिंग वो कह रहा है कि जब भी मुझे सांस की प्रॉब्लम आती है उससे पहले मेरा पेट खराब हो जाता है। दिस इज सच ए स्ट्रेंज पेक्यूलियर सिम्टम फॉर नैट्रम सेल्फ, डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग अस्थमेटिक कंडीशन। ये इसका कीनोट है, इसको याद रखना है, इसको ये कभी ना भूलना, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन अस्थमा एसोसिएटेड विद अदर डिजीजेस, डायबिटीज के साथ अस्थमा, डिप्रेशन के साथ अस्थमा, कोलाइटिस के साथ, कोलोरेक्टल पॉलिप के साथ, मेलिग्नेंसी के साथ। ये इसके सारे क्लिनिकल है जो आपको माइंड में रहने चाहिए कि आपके पास पेशेंट आया डिप्रेशन का और साथ में अस्थमा, दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन। इसको डॉक्टर मॉरिसन कहते हैं डबलेट्स, डबलेट्स एंड ट्रिपलेट्स। वो कहते हैं कई बार दो चीजें इकट्ठी जुड़ती हैं, जब वो जुड़े तो वो किसी रेमेडी को इंडिकेट करती हैं। तो अब ये लेके चलो, अस्थमा विद डायबिटीज, अस्थमा विद डिप्रेशन, अस्थमा विद कोलाइटिस, पेट की प्रॉब्लम्स, तो आपको नैट्रम सेल्फ के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डायबिटीज। तो डायबिटीज का जब पेशेंट है सपोज, वहां पर इसको एक बार जरूर दिमाग में लाओ। देखो इसके रूब्रिक्स देखो, डायबिटीज के साथ एंजाइटी इन डायबिटीज, राइट। एंजाइटी इन डायबिटीज कितनी सारी दवाइयां हो सकती हैं, सिर्फ दो दवाइयां जिसमें एक नैट्रम सल्फ है, वो भी 2 मार्क्स में, राइट। प्रोस्टेशन ऑफ माइंड इन डायबिटीज, फियर इन डायबिटीज, सिर्फ 2 दवाइयां हैं इसमें फ्री ऑफ डायबिटीज में, राइट। में से एक नैट्रम सल्फ है, 2 मार्क्स लेके। डलनेस इन डायबिटीज 5 दवाइयां, 2 मार्क्स की नैट्रम सल्फ है। लिवर इन लार्ज इन डायबिटीज सिर्फ एक नैट्रम सल्फ है। गाउटी सिम्टम विद डायबिटीज सिर्फ 2 दवाइयां जिसमें 3 नंबर में नैट्रम सल्फ है। जब भी रिपर्टरी में किसी डिजीज के साथ इतनी स्ट्रांगली एसोसिएटेड हो, तो इसका मतलब वो दवा स्पेसिफिक है उसके लिए। तो इसको आपने याद रखना है कि डायबिटिक के केस में आप एक बार इसको क्वेश्चन मार्क जरूर डाल लो कि नैट्रम सल्फ यहाँ पर इंडिकेटेड है कि नहीं, राइट। दूसरा मैंने आपको बिलियस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताया था कि उसके लिए बहुत अच्छी है गॉल ब्लैडर के लिए, राइट। जो स्टोन्स हैं उसको मल्सिफाई करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसके लिए आपको याद रखना है इसको। और दूसरा फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि इसमें वाटर बहुत इफेक्टेड होता है, बाहर का पानी भी इफेक्ट करेगा, अंदर का पानी भी इफेक्ट करेगा इसको, राइट। इसलिए स्विट्जरलैंड में भी जब पढ़ोगे, नैट्रम्यूर क्या करती है, वो वाटर रिटेन करती है। नैट्रम सल्फ क्या करती है, वाटर एक्सपेल करती है बॉडी में से, राइट। इसीलिए ये डिस्ट्रक्शन कॉज करती है नैट्रम सल्फ, नैट्रम म्यूर बचाती है, राइट। इसीलिए इसमें डिस्ट्रक्शन बहुत है सल्फ के कारण। तो कहते हैं ये किल करती है उस चीज को, कि पानी एक्सपेल कर देती है सारा। तो इसलिए इसको आप यूज कर सकते हो उस कंडीशन में जहां पर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन कह रहा हूँ, हाइड्रेशन है बॉडी में, जैसे किडनी की डिजीजेस हैं, एडिमा हुआ है, बॉडी में फ्लूइड है, वहां पर इसकी इंडिकेशन है। क्योंकि अब जो हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाहर नहीं है, बाहर का वेट वेदर तंग नहीं कर रहा है, अंदर का पानी इंटरस्टिशियल स्पेस का तंग कर रहा है, वहां पर इसको यूज कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिंगल एक पेड़ को उठा लो, ये ऐसा है कि होल फॉरेस्ट को अंडरस्टैंड करो।
तो अगर ऐसे अंडरस्टैंड करोगे, आप पूरी की पूरी नाइट्रम सल्फ को इन टोटलिटी अंडरस्टैंड करोगे, देन पेशेंट कुछ भी लेके आए आपके ऊपर, आप फिर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो उस कंडीशन में। एनी क्वेरीज? बोलो बोलो, टेल टेल। तो जैसे एक क्वेश्चन था कि हाँ बच्चे। जैसे डायरिया और अस्थमा का वैसे कोई मतलब फिजियोलॉजिकली कोई रिलेशनशिप है? कोई नहीं, ना बच्चे, कोई रिलेशनशिप नहीं। वही तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? जैसे देखो पल्सिटिला में हम क्या पढ़ते हैं, रूब्रिक देखना आप, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट इन ऑर्गन नॉट रिलेटेड टू एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, ऐसे करके रूब्रिक है, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहा, बादाम खाना भूखा हूं, कि ब्रेथलेसनेस होती है उसको ऐसी कंडीशन में, उस ऑर्गन की डिजीज में, उस ऑर्गन की कंडीशन में जो बिल्कुल भी रेस्पिरेशन में काम करने वाला नहीं। जैसे डिस्मिनोरिया हो रहा है, डिस्मिनोरिया में बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन की उसकी डिफिकल्टी हो जाए, आपने उसको अस्थमा की दवाइयां दी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे सर का केस था ये, मेरे सर का के डॉक्टर सुदेश का, अस्थमा की दवाइयां कोई ठीक नहीं हुआ, सब कुछ दे लिया, वो कहते हमने शॉट्स लगा लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ ठीक नहीं हुआ, इसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर इसको जब भी डिस्मिनोरिया, तो इसको ये प्रॉब्लम आती है। अब इस दोनों का कोई फिजियोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम फिजियोलॉजी के हिसाब से उसको एक्सप्लेन ना कर पाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर ये दो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब जैसे आपके कॉलेज में दो कपल नहीं एसोसिएटेड होते, कि दो इकट्ठे पाए जाते हैं, राइट? ये अगर ये है तो दूसरा भी दिख जाएगा आपको, तो ये दोनों साथ दिखते हैं आपको। ये अगर डायरिया है, डायरिया के साथ अगर अस्थमा आ रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, और इसका कोई फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसीलिए इसका ये मेन कीनोट है प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर, क्लियर। कोई और क्वेश्चन इसमें? सर ऐसे सिम्टम में हुए ना कंकॉमिटेंट वाले? हाँ बच्चे, ये कंकॉमिटेंट ही है बेटा एक तरह से, जो एसोसिएट करेंगे। जी। जैसे वो मेंटल कंकॉमिटेंट है, डिप्रेशन के साथ सेंसिटिवनेस टू नॉइज, वो मेंटल कंकॉमिटेंट है। पेल्पिटेशन फ्रॉम एनी स्ट्रेंज नॉइज, राइट, मेंटल कंकॉमिटेंट है। ओके सर। देखो कोई और क्वेरी है तो? किसी को कुछ ना समझ आया हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर जो आप अटेंशन वाला पॉइंट बता रहे थे वो एक बार दोबारा बता दो कि वो कैसे अटेंशन बच्चे? मतलब अटेंशन सीख करने के लिए नहीं करेगा, अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली बिल्कुल निभाएगा बिल्कुल। ताकि हाँ ताकि वो शो कर सके कि मेरी भी कोई जगह है। बिल्कुल, देखिए अब देखो लेक्सिस है सपोज, आप कौन से ईयर में हो बेटा? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। लेक्सिस है आप में? नहीं सर, अभी नहीं की। नहीं, ये एक लेक्सिस मेडिसिन है जो स्नेक से बनती है, एनिमल रेमेडी। एनिमल में क्या इश्यूज क्या रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा जो उसकी लाइफ में आ गया, राइट, उसमें जेलसी बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप ऐसे इसको अंडरस्टैंड करो कि हस्बैंड वाइफ थे, कोई और लड़की या लड़का बीच में आ गया उनके रिलेशनशिप में, तो उस कंडीशन में नेट्रम सेल्फ बिहेव करेगा बीइंग मोर ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल और ज्यादा केयरिंग करने वाला, राइट? पर लैक्टोसिस रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? और तैयार होके रहना, और सुंदर दिखना, राइट? तो उसका होएगा कि उसको मैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करूं, टेरेंटुला भी यही करेगा, उसकी अटेंशन लेने की कोशिश करूं। पर यहाँ इशू नहीं रहेगा, यहाँ पर एक्ट करेगी बाय ड्यूटी, काम करके उसका और ज्यादा ध्यान रख के, राइट, और ज्यादा। उसकी कीमत उसको बाद में पता लगेगी, हाँ यार जैसे वो ध्यान रखती थी मेरा, अब नहीं रखती, पर अब वो जा चुकी है। ओके सर। सर एक आपने और मेडिसिन इसमें बोली थी जो कि अटेंशन सीख करती है बाय टॉकिंग, वो कौन सी मेडिसिन बोली थी? पेरिस क्वाड्रिफोलिया। उसमें आप रूब्रिक देखोगे, लोकेसिटी सेल्फ सेटिस्फाइंग, मतलब
अपने आप को ही सेटिस्फाई करने के लिए, उसको कोई लेना देना नहीं, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, बात कर रहा है नहीं कर रहा, बोली जा रही है पैं 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 पैं। उसको सिर्फ सुनाना है। जैसे आज ही पेशेंट एक आए थे, कल आए थे, वो कह रही थी मुझे मुझे तो होता है बस मैं बस बोलती रहूं, थोड़ी देर के लिए मैं सुनती भी क्यों, सुनाने के लिए, कि वो कुछ चीज बोले सो दैट बात स्टार्ट हो। उसके बाद मुझे कोई लेना देना नहीं है वो क्या कह रही है कि क्या नहीं, मुझे बस उसको बस वो बोलते रहना है, उसको सुनाना है, उसको उसी में खुशी मिलती है। पर इसका ऐसे नहीं। और हमने इसके कीनोट्स कर लिए थे ना। हमने कीनोट्स कर लिए थे, नोज ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस, फिर हेडेक में फोटोफोबिया, स्लाइवेशन विद हेडेक, स्पिटिंग कॉन्स्टेंटली इन हेडेक्स, सोर एसिड का मन करता है हेडेक के साथ, बाइल की वॉमिटिंग है फिर भी खट्टा खाने का मन करता है। देखो कितना स्ट्रेंज सिम्टम है ये विथॉल्कस की एडिशन है कि बाइल की प्रॉब्लम है उसको, राइट, पर फिर भी उसको खट्टा तो एग्रेवेट करना चाहिए ना, फिर भी उसको खट्टा खाने का मन करता है हेडेक के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, सिंगल रेमेडी है इसमें। कोई क्वेश्चन? सर वो No, sir. फोटोफोबिया वाला कौन सा था? फोटोफोबिया विद हेडेक, हेडेक के साथ फोटोफोबिया। ओके नॉर्मली सर। होता भी है कई बार माइग्रेन के साथ ना, पर इसमें क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होएगा। क्लियर है नेटम सेल्फ? भूलेगी तो नहीं? तो बेस्ट क्या रहेगा अब, इसको पेपर पे लेके आओ, इसके नोट्स बनाओ, अपने हाथों से लिख के नोट्स बनाओ, सो दैट उसको आप बार बार रेफर कर सको, राइट। जो रुब्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल इंटर्न अगर जो कोई है, तो उन रुब्रिक को जाके देखो उसमें कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, वो रुब्रिक है भी नहीं के हैं। जब आप देखोगे तो आपको न्यू रुब्रिक्स भी देखने को मिलेंगे, और कितने सारे जो न्यू रुब्रिक्स आपको समझ आएंगी, राइट। तो उसको जाके फिर बैक्टीरिया मेडिका में स्टडी करो। तो सबसे पहले एलन एलन से स्टडी करो, फिर नैश में जाओ, फिर उसके बाद कैंट में, पाठक में जाओ, फिर कैंट में जाओ, राइट। कैंट के बाद अगर कोई हायर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है अभी आपके लिए। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली मैंने अपने लेक्चर में ओवरऑल जो बेसिक है वो सारे कवर कर दिए हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें कवर्ड नहीं, राइट। ठीक है, फिर अगर कोई क्वेरी नहीं है तो कोई क्वेरी नहीं नहीं है, सर। चलो चलें फिर। अगर किसी को लगा कोई क्वेरी है, समटाइम कोई हो सकता है कि जिसको थोड़ी झिझक हो, तो वो मुझे पर्सनली भी पूछ सकता है, राइट। कॉलेज में या यहाँ पर आप, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। जब मैं फ्री होऊंगा, आंसर बहुत लेट आएगा पर आ जाएगा, राइट। ऑनलाइन कम आता हूँ मैं, पर फिर भी जब मैं पढ़ूंगा तो आ जाएगा, नहीं तो कॉलेज में भी पूछ सकते हो। ओके, गुड नाइट एवरीबडी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। सर Good बाय night, sir. बच्चे। Thank you.